Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you again back to my YouTube channel, or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you all are doing great, and in this particular class we are going to cover 3 standards for CA inter audit in a super quick way. That is essay number 200, essay number 210 and essay number 230. And when I'm saying super quick way, that means I'm going to go like a bullet. अगर पकड़ सको तो पकड़ लेना, जितनी ज़्यादा मेरी स्पीड रहेगी उतना ही ज़्यादा आपको अलर्ट होकर इन लेक्चर्स को सुनना है, क्योंकि जितना ज़्यादा फोकस से आप इन लेक्चर्स को सुनोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ये लेक्चर्स आपको किस टाइम पे देखने चाहिए? जब आप अपनी ऑडिट की लास्ट रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम्स बस आ ही गए हैं, बस यही है, नज़दीक ही हैं, आप उनको छू सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो। तो आपको उस टाइम पे इन स्टैंडर्ड्स की बुलेट रिवीजन क्लासेस को रेफर करना है। अभी ऑब्जेक्टिव है कि स्टैंडर्ड्स को कवर कराने का, बाद में अगर टाइम मिला तो मैं बाकी चैप्टर्स भी लूँगी। ऐसे नंबर 240 में कवर नहीं कराऊंगी, क्योंकि ऐसे नंबर 240 प्लस फ्रॉड का चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैनल पे डिटेल्ड रिवीजन क्लासेस अवेलेबल है, आप वहां से उसको कवर कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद ऐसे नंबर 200। एक चीज को सिर्फ एक ही बार बोल लूंगी, हो सकता है रिपीट कर दूं, बट जो आपके मोस्ट ऑफ द चीजें होंगी इन स्टैंडर्ड्स पे एक ही बार बोलूंगी, तो बहुत ध्यान से आपको सुनना है। ओके, ऐसे नंबर 200 किसकी बात करता है? ऐसे नंबर 200 आपके ऑडिटर के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को सेट करता है। ऐसे 200 बताता है कि ऑडिटर, जब तुम क्लाइंट की साइट पे जाओगे ऑडिट करने, तो उस ऑडिट को करके तुम्हें अचीव क्या करना है, तुम क्या अचीव करना चाहते हो। और ऐसे 200 आपके ऑडिटर के ऊपर 2 ऑब्जेक्टिव सेट करता है। कितने ऑब्जेक्टिव सेट करता है? 2 ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव जो ऐसे 200 लगाता है, ऐसे 200 कहता है कि ऑडिटर, तुम्हें एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम चेक कर रहे हो, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। चाहे वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट एरर की वजह से हो रही है, चाहे वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से हो रही है। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो ऐसे लगाता है कि जब तुम इस रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन कर लोगे, इस रीजनेबल एश्योरेंस को ओपिनियन की फॉर्म में एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स तुम्हें कम्युनिकेट कर देना है। राइट, उसके बाद स्टैंडर्ड एक बात और बोलता है कि अगर कहीं पे तुम रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए और तुम्हें ऐसा लगता है कि क्वालिफाइड ओपिनियन देना सफिशिएंट नहीं होगा, उस केस में तुम क्या करना? एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू कर देना, या फिर अगर लॉ और रेगुलेशन तुम्हें परमिट करते हैं तो तुम उस एंगेजमेंट से विदड्रॉ भी कर सकते हो। तो ऐसे दोस्तों ने ऑडिटर को बोला कि तुम्हें क्या ऑब्टेन करनी है? रीजनेबल एश्योरेंस। ऐसे दोस्तों ने ऐसा नहीं बोला कि तुम्हें एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है, क्योंकि आपका ऑडिटर अगर चाहे भी तो भी वो 100% एश्योरेंस नहीं ले सकता। वो हमेशा एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस लेता है, बट 100% एश्योरेंस नहीं ले सकता। रीजन बीइंग ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है, जिसको हम इस पर्टिकुलर एसे के एंड में कवर करेंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। एसे ने आपके ऑडिटर के ऊपर कुछ रिक्वायरमेंट्स लगाई। एसे ने बोला कि ऑडिटर, अगर तुम्हें अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो तुम्हें कुछ रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, और सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपकी एथिकल रिक्वायरमेंट। स्टैंडर्ड ने बोला कि ऑडिटर, जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स कोड ऑफ एथिक्स लगाता है, आपको उसके साथ कंप्लाई करना है जब भी आप ऑडिट करोगे। कौन कौन सी? नंबर 1 ऑब्जेक्टिविटी, कि आप ऑडिट को अनबाइज्ड वे में कंडक्ट करोगे। नंबर 2 इंटीग्रिटी, आप ऑडिट को ऑनेस्टी के साथ कंडक्ट करोगे। नंबर 3, जब भी आप ऑडिट करोगे उस टाइम पे प्रोफेशनल बिहेवियर आपको मेंटेन करना है। नंबर 4, जब भी आप ऑडिट करोगे आपको अपनी कंपिटेंस, आपको अपनी प्रोफेशनल नॉलेज को एक्सरसाइज करना है। नंबर 5 इज कॉन्फिडेंशियलिटी, कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको ऑडिट करते वक्त आपके क्लाइंट के बारे में मिलेगी, उस इंफॉर्मेशन को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते जब तक आपका क्लाइंट उसको आपको परमिशन नहीं दे देता, या फिर लॉ या रेगुलेशन ऐसे रिक्वायरमेंट आपके ऊपर नहीं लगाते। उसके साथ साथ आपके ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रह के ऑडिट करनी है, और उसकी इंडिपेंडेंस माइंड की भी होनी चाहिए और उसकी इंडिपेंडेंस अपीयरेंस की भी होनी चाहिए। ओके, ऐसे दोस्तों ने एक और रिक्वायरमेंट आपके ऑडिटर के ऊपर लगाई, वो है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करने की। स्टैंडर्ड ने बोला कि ऑडिटर,
जब भी तुम ऑडिट करोगे, ऑडिट करते वक्त तुम्हें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन करना है। इसका क्या मतलब हुआ, तुम्हें हमेशा एक ऐसा एटीट्यूड मेंटेन करना है कि तुम्हारा जो माइंड होना चाहिए वो एक क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, एंड यू शुड रिमेन अलर्ट। तुम्हें अलर्ट रह के ऑडिट करनी है, तुम्हें अलर्ट होना पड़ेगा उन सिचुएशंस को लेकर जो सिचुएशंस इंडिकेशन देती हैं कि हो सकता है तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। सो योर ऑडिटर शुड बी alert to those situations, those which may be indicative of material misstatement in the financial statement। फिर ऐसे ने बोला कि ऑडिटर ये जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, इस प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को आप प्लानिंग के टाइम पे भी मेंटेन करोगे, और जब तुम ऑडिट को परफॉर्म कर रहे होगे थ्रू आउट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट, तुम्हें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करना है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को जब आपका ऑडिटर मेंटेन करेगा, उसमें क्या क्या चीजें वो इंक्लूड होती हैं, मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करना, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है आपका ऑडिटर अलर्ट रहेगा उन ऑडिट एविडेंसेस को लेकर जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकते हैं नेचर में। कॉन्ट्राडिक्टरी का क्या मतलब हुआ कि अगर आपके ऑडिटर ने सेम असर्शन के ऊपर दो डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे और उसको दो डिफरेंट टाइप के ऑडिट एविडेंसेस मिल रहे हैं, तो आपके ऑडिटर का दिमाग चलना चाहिए कि ऐसा क्यों है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है। दूसरा, ऐसे कहता है कि आपका ऑडिटर अलर्ट रहेगा उन सिचुएशन को लेकर, उन इंफॉर्मेशन को लेकर जो आपकी मैनेजमेंट के द्वारा दी गई डॉक्यूमेंट, उसकी आपकी मैनेजमेंट के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के ऊपर, उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर शक पैदा कर सकती हैं। मतलब सुनो मेरी बात, मान लो कि आपका ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा था उस टाइम पे उसने मैनेजमेंट से करी इंक्वायरी, और जब उसने मैनेजमेंट से बातचीत करी, इंक्वायरी करी, उसको पता लगा कि आपकी मैनेजमेंट ऑनेस्ट नहीं है, उसको पता लगा आपकी मैनेजमेंट की जो कंपिटेंस है वो बहुत ही कम है, उसके पास नॉलेज नहीं है। इसका मतलब जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, जो वो डॉक्यूमेंट्स दे रही है, जो वो रिकॉर्ड्स दे रही है, वो भी रिलायबल नहीं है, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, आपका ऑडिटर अलर्ट रहेगा उन कंडीशंस को लेकर जो फ्रॉड की इंडिकेशन देते हैं, जैसे कि आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। आपका ऑडिटर अलर्ट रहेगा उन सर्कमस्टांसेस को लेकर जो आपके ऑडिटर के ऊपर एक रिक्वायरमेंट डालते हैं कि आपके ऑडिटर को एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। कौन से एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स? उन ऑडिट प्रोसीजर्स के अलावा जिन ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के रिक्वायरमेंट्स आपके स्टैंडर्ड्स लगाते हैं। ओके, तो यही सारी चीजें क्या होती हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करना कहलाता है, और एग्जाम में 4 से लेकर 5 नंबर का क्वेश्चन इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से बनता है। उसके बाद आता है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म करने से होगा क्या, आपके ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन क्यों करना चाहिए। तो जब आपका ऑडिटर अलर्ट रहता है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करता है, तो जो आपका रिस्क है, किस चीज का रिस्क, कि जो भी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं, आपका ऑडिटर ऑडिट करते वक्त उन्हें इग्नोर कर देगा, ओवरलुक कर देगा, वो रिस्क कम हो जाता है उसके प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करने से। दूसरी चीज, एक और रिस्क होता है जब आपका ऑडिटर अपने ऑडिट एविडेंसेस जो उसने कलेक्ट करे उनको बेस बनाकर अपनी कंक्लूजन ड्रॉ करता है, तो कंक्लूजन के टाइम पे कहीं वो हर एक ऑडिट एविडेंस को इक्वल इंपॉर्टेंस ना दे, हर एक ऑडिट एविडेंसेस को ओवर जनरलाइज ना कर दे, हर एक सिचुएशन को ओवर जनरलाइज ना कर दे, इस वजह से भी वो स्केप्टिसिज्म मेंटेन करता है। तो जो ऑडिट एविडेंसेस, जो सर्कमस्टांस जितनी इंपॉर्टेंस डिजर्व करती है उसको उतनी इंपॉर्टेंस दी जा सके। तीसरी चीज, आपका ऑडिटर जब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करता है उस टाइम पे वो एप्रोप्रिएट अजम्पशन ले सकता है फॉर द एनटीई ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स जो उसको परफॉर्म करने हैं फॉर ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंसेस। तो आपकी जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है वो रिस्क रिड्यूस करती है कि आपका ऑडिटर कहीं इन एप्रोप्रिएट अजम्पशन ना ले ले ड्यूरिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ एनटीई ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ये था आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का पार्ट। यहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ से बनता है मोस्टली कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है, क्या उसमें कवर्ड होता है, उसकी कवरेज में क्या चीजें आएंगी, और क्यों प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, व्हाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय योर ऑडिटर। मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर कंसेप्ट, ऐसे नंबर 200 कहते हैं सिर्फ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करने से कुछ नहीं होगा, तुम प्रोफेशनल जजमेंट को भी मेंटेन करना। प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब है कि जब भी तुम ऑडिट करोगे उस टाइम पे जो भी तुम्हारी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, तुम्हें उस नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज को यूज करना है ड्यूरिंग द प्लानिंग
एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट। एक क्वेश्चन एक एरिया जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो है कि आपका ऑडिटर किस किस ऑडिट एरिया के लिए प्रोफेशनल जजमेंट को एक्सरसाइज करेगा। नंबर 1, जब आपका ऑडिटर प्लानिंग के टाइम पे मटेरियलिटी लेवल को सेट करता है उस टाइम पे उसको क्या एक्सरसाइज करनी पड़ती है, प्रोफेशनल जजमेंट, ऐसे नंबर 320। उसके बाद जब वो ऐसे नंबर 330 में अपने रिस्पॉन्सेज बनाता है, ये डिसाइड करता है कि मुझे क्या जो ऑडिट प्रोसीजर्स में परफॉर्म करूंगा उनका नेचर, टाइम, एक्सटेंट क्या होगा, उस टाइम पे भी वो क्या एक्सरसाइज करता है, प्रोफेशनल जजमेंट। नंबर 3, जब उसको 330 में ऑडिट एविडेंसेस मिल जाते हैं, जब वो उनकी इवैल्यूएशन करता है ये देखने के लिए कि जो ऑडिट एविडेंसेस मुझे मिले क्या वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस हैं या नहीं, उस टाइम पे भी वो अपनी क्या यूज करता है, प्रोफेशनल जजमेंट। मतलब ऐसे नंबर 500 में सफिशिएंसी और एप्रोप्रिएटनेस को डिटरमाइन करने के लिए भी क्या यूज करता है, प्रोफेशनल जजमेंट। उसके साथ साथ आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त जो जजमेंट्स ली, जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए, क्या वो जजमेंट, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल हैं या रीजनेबल नहीं है, उस टाइम पे भी आपका ऑडिटर क्या करता है, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को एक्सरसाइज करता है, ऐसे नंबर 540। उसके साथ एंड में जब वो अपनी कंक्लूजन ड्रॉ कर लेता है, जब वो अपनी ऑडिट एविडेंसेस की इवैल्यूएशन कर लेता है, उनको बेस बनाकर जब वो अपनी कंक्लूजन ड्रॉ करता है, उस टाइम पे भी वो प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करता है कि उन कंक्लूजन का रिजल्ट क्या है। ओके, तो इन सारे एरियाज में वो क्या एक्सरसाइज करता है, प्रोफेशनल जजमेंट। 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है, प्रोफेशनल जजमेंट किन एरियाज में एक्सरसाइज करता है, वो है आपकी बिगिनिंग टू दी ऑडिट टिल द एंड ऑफ द ऑडिट। जब उसने मटेरियलिटी लेवल सेट किया उस टाइम से जब उसने ऑडिट खत्म होते वक्त अपनी कंक्लूजन ड्रॉ करी और बीच में उसने क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, इन सारे एरियाज में उसने क्या एक्सरसाइज करी, प्रोफेशनल जजमेंट। मतलब प्लानिंग से लेकर परफॉर्मेंस से टिल द टाइम जब वो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है, हर एक टाइम पे वो अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को एक्सरसाइज कर रहा है। ओके, उसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो है कि जब भी आपका ऑडिटर ऑडिट करेगा तो उसको स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना है। जो भी रिक्वायरमेंट आपके स्टैंडर्ड्स लगाते हैं, जो स्टैंडर्ड आपकी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एप्लीकेबल होगा, आपके ऑडिटर को उस स्टैंडर्ड की कही हुई बातों के अकॉर्डिंग ही ऑडिट करनी है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपका ऑडिटर जो भी रेलिवेंट स्टैंडर्ड होगा, रेलिवेंट इसलिए क्योंकि हर एक स्टैंडर्ड ऑडिट के लिए भी रेलिवेंट नहीं होगा उसके लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ऐसी एंटिटी की ऑडिट कर रहा हूं जहां पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहां पे ऐसे नंबर 610 एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो कहता है कि जो भी स्टैंडर्ड रेलिवेंट है ऑडिट के लिए, उस सर्कमस्टांस में उसको उस स्टैंडर्ड में लिखी हुई हर एक बात के साथ कंप्लाई करना है। और आपका ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए उस स्टैंडर्ड के एंटायर टेक्स्ट की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। उसके साथ साथ जब तक आपका ऑडिटर उस स्टैंडर्ड में लिखी हुई हर एक बात के साथ कंप्लाई नहीं करेगा, वो इस बात को मेंशन नहीं करेगा अपनी रिपोर्ट में कि मैंने स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई किया है, राइट। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव आपका इंडिविजुअल स्टैंडर्ड आपके ऑडिटर के ऊपर लगाते हैं, हर एक स्टैंडर्ड को जब आप पढ़ते हो तो उसमें एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, कि उसमें क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्ड का, ऑब्जेक्टिव क्या है आपके ऑडिटर का एज पर स्टैंडर्ड, और उस स्टैंडर्ड के स्कोप में क्या आता है, फिर उस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट आती है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव आपके स्टैंडर्ड्स लगाते हैं, आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस ऑब्जेक्टिव के साथ कंप्लाई करें, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करें, उसको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है कि जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स उस स्टैंडर्ड में लिखे हुए हैं, क्या उसने उसके साथ कंप्लायंस किया नहीं किया, और क्या उसको उन ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के बाद सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले या नहीं मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे दोस्तों ये कहता है कि आपके ऑडिटर को उस स्टैंडर्ड की सारी रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना है, ऑल द रिक्वायरमेंट, अनलेस या तो को पूरा का पूरा स्टैंडर्ड ही एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ऐसे नंबर 610 का, कि अगर जिस एंटिटी में इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऐप नहीं एग्जिस्ट करता, तो वहां पे ऐसे नंबर 610 की रिक्वायरमेंट आपके ऑडिटर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। या फिर अगर कोई ऐसे कंडीशनल है और जो उस स्टैंडर्ड के अंदर कंडीशन मेंशन है, वो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे नंबर 610 खुद अपने आप में कंडीशनल स्टैंडर्ड है, तो ये एग्जांपल यहाँ पे भी फिट होता है।
दूसरी बात इसको समझ सकते हो कि ऐसे नंबर 610 में दो बातें कवर्ड है। नंबर 1, आपका ऑडिटर जब आपके इंटरनल ऑडिट फंक्शन के किए हुए काम को यूज करता है। दूसरी सिचुएशन, जब वो काम को यूज नहीं कर रहा, इंटरनल ऑडिट फंक्शन के जो लोग हैं उन लोगों को ही एज अ डायरेक्ट असिस्टेंस यूज कर रहा है। तो ये जो सेकंड पार्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपका ऑडिटर ये डिसाइड करता है कि मुझे सिर्फ काम को यूज करना है, उन लोगों को टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस यूज नहीं करना है। तो ये जो डायरेक्ट असिस्टेंस वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डायरेक्ट असिस्टेंस वाला जो पार्ट है वो आपके ऑडिटर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको उस स्टैंडर्ड की जो भी रिक्वायरमेंट आपके स्टैंडर्ड लगाते हैं उनकी फुल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना है, अनलेस या तो वो पूरा का पूरा स्टैंडर्ड ही एप्लीकेबल नहीं होता या उसका कोई एक पार्ट एप्लीकेबल नहीं होता। राइट, उसके बाद कहता है कि अगर कई बार ऐसा हो सकता है कि जो ऑब्जेक्टिव उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में लिखा है आपका ऑडिटर उसके साथ उसको अचीव नहीं कर पा रहा, तो उसको इवेलुएट करना पड़ेगा कि रीजन क्या है, क्यों वो फेल हो गया उस स्टैंडर्ड में लिखे हुए ऑब्जेक्टिव के साथ कंप्लाई करने से, और क्या इस फेलियर की वजह से जो उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है एज पर एसए नंबर 200 वो तो नहीं, मतलब बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच स्टैंडर्ड, जो उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कहीं वो भी तो वो नहीं अचीव कर पा रहा। राइट, उसके साथ साथ कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो आपका ऑडिटर क्या करेगा, अपनी मॉडिफाई कर देगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट को या विड्रॉ कर देगा अपनी ऑडिट एंगेजमेंट से। मतलब जो उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है अगर वो उसको नहीं अचीव कर पाया तो वो विड्रॉ कर देगा ऑडिट एंगेजमेंट से या फिर मॉडिफाई करेगा अपनी ऑडिट ओपिनियन को, जो हमने अभी ऊपर देखा। फिर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। आपका ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, हमेशा क्या देता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है। और इसका एक रीजन ये भी है कि आपकी ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है जिसको चाह कर भी आपका ऑडिटर रिमूव नहीं कर सकता। कौन कौन सी? नंबर 1, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसका क्या मतलब हुआ, आपकी जो मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो एस्टिमेट्स के बेसिस पे बनाती है। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त वो जजमेंट्स लेती है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेती है, जैसे कि प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट, तो जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी अराइज होती है जिसको कहते हो आप एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। तो आपका ऑडिटर 100% कभी भी कंफर्ट नहीं दे पाएगा कि इस एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी ऐसी मिसस्टेटमेंट है जिसको वो ढूंढ नहीं पाया। राइट, दूसरा, नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। अब आपकी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है आपके ऑडिटर को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने के लिए। अगर आपकी मैनेजमेंट ही उसको ना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे, तो अगर आपकी मैनेजमेंट उसको एविडेंसेस ना प्रोवाइड करे इंटेंशनली तो वो ऑडिट नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। दूसरी बात, जब भी कोई फ्रॉड होता है तो फ्रॉड के साथ साथ उस फ्रॉड को कंसील करने की टेक्निक्स भी इन्वॉल्व होती हैं। तो जहां पे फ्रॉड के साथ उसको कंसील करने की टेक्निक इन्वॉल्व है तो ऑडिटर हो सकता है उस फ्रॉड को ढूंढ ना पाए। तीसरी बात, आपकी ऑडिट सिर्फ एक एग्जामिनेशन है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट में सैंपलिंग होती है, इन डेप्थ चेकिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से आपका ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाता। उसके बाद आता है टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट। जो आपके यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर ऑडिटर्स की रिपोर्ट को एक्सपेक्ट करते हैं। राइट, तो ऐसा नहीं है कि आपका ऑडिटर अपनी मन मर्जी से पूरा पूरा साल ऑडिट करता रहेगा। तो जिस वजह से ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर सैंपलिंग करता है, और जब ऑडिटर सैंपलिंग करेगा तो एक रिस्क राइज होगा जिसको कहते हैं सैंपलिंग रिस्क, और उस सैंपलिंग रिस्क की वजह से ऑटोमेटिकली एक रिस्क और राइज होता है जिसको कहते हैं ऑडिट रिस्क। और इन्हीं रीजंस की वजह से आपका ऑडिटर कभी भी 100% वे से ये नहीं बोल सकता कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गलती नहीं है। ओके, कुछ और मैटर्स हैं जैसे कि जहां पे आपकी सीनियर मैनेजमेंट ही फ्रॉड में मिली हुई है, उस फ्रॉड को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जहां पे एग्जिस्ट करती है, उस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में अगर कोई फ्रॉड है, कोई मैनिपुलेशन है, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपकी मैनेजमेंट ने किसी लॉ रेगुलेशन के साथ नॉन कंप्लायंस किया है, क्योंकि ऐसे नंबर 250 में आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन लॉज एंड रेगुलेशन के रिलेशन में ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने की जिन लॉज और रेगुलेशन का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑन द मटेरियल अमाउंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस वजह से एक लिमिटेशन आ जाती है आपके ऑडिटर के ऊपर उन लॉज एंड रेगुलेशन के नॉन कंप्लायंस को लेकर जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। उसके साथ साथ आपका ऑडिटर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की चेकिंग कर रहा है। फ्यूचर में उस एंटिटी के साथ क्या होने वाला है मेरे ऑडिटर को नहीं पता, तो कुछ ऐसे फ्यूचर में इवेंट हो सकते हैं, कंडीशंस हो सकते हैं जो आपकी
एंटिटी की गोइंग कंसर्न के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजंस है जो इनहेरेंट लिमिटेशंस है ऑडिट की, जिन वजह से आपका ऑडिटर हमेशा एक रीजनेबल एश्योरेंस देगा, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, दैट इज एसए नंबर 210। एसए नंबर 210 बात करता है अग्रिंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये स्टैंडर्ड क्या कहता है कि देखो, जब भी आपके ऑडिटर के पास कोई नया क्लाइंट आएगा या फिर क्लाइंट पुराना है बट कोई नई एंगेजमेंट आ रही है, या एंगेजमेंट भी पुरानी है क्लाइंट भी पुराना है, राइट, तो उस सिचुएशन में आपका ऑडिटर उस एंगेजमेंट को एक्सेप्टेंस देने से पहले या अपने एग्जिस्टेंस क्लाइंट के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने से पहले कुछ उसको रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे नंबर 210 कहता है कि ऑडिटर को एक्सेप्टेंस देने से पहले या फिर अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने से पहले प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव ऐसे नंबर 210 आपके ऑडिटर के ऊपर लगाता है। प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट का मतलब क्या हुआ? प्री कंडीशन का मतलब यह हुआ कि आपका ऑडिटर एक्सेप्टेंस देने से पहले इस चीज को डिटरमाइन करेगा कि जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपकी एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, क्या आपकी एंटिटी उसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है। मतलब आपका ऑडिटर एक्सेप्टेंस देने से पहले यह डिटरमाइन करेगा कि आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का यूज किया है, क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी एंटिटी इंडिया में है, उसके ऊपर एएस या इंडियस लगता है, लेकिन वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है यूएस गैप के अकॉर्डिंग। तो उस केस में जब आपके ऑडिटर को दिखाई दे रहा है कि मैनेजमेंट को तो यही नहीं पता कि उसके ऊपर कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लगता है, तो उसकी वो ऑडिट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पहली चीज क्या है, वो प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट को एस्टैब्लिश करेगा। पहली पॉइंट क्या है, वो ये देखेगा कि क्या मैनेजमेंट जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज कर रही है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। उसके बाद वो आपकी मैनेजमेंट के साथ एक अग्रीमेंट में एंटर करेगा। क्या आपकी मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है या नहीं। किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या आपकी मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है कि एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल्स लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। क्या आपकी मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या आपकी मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उसको आपके ऑडिटर को प्रोवाइड करनी है इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स, जो भी आपका ऑडिटर मांगेगा। और अगर आपके ऑडिटर को कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपकी मैनेजमेंट को वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपके ऑडिटर को प्रोवाइड करनी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपका ऑडिटर आपके एम्प्लॉइज से बातचीत करना चाहता है, उस केस में आपकी मैनेजमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पीपल मतलब आपके जो एम्प्लॉइज हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उनसे। ठीक है, तो जब आपका ऑडिटर इन प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट को एस्टैब्लिश कर लेगा, उसके साथ साथ वो इस पॉइंट को भी कंक्लूड करेगा कि आपकी मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। अगर ये दोनों चीज प्रेजेंट है तो वो एक्सेप्टेंस दे सकता है ऑडिट एंगेजमेंट को, वो अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या होती हैं प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट, राइट। कौन कौन सी होती है? नंबर 1, वो डिटरमाइन करेगा कि जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपकी एंटिटी यूज कर रही है क्या वो एक्सेप्टेबल है। दूसरा, क्या आपकी मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है कि उसको इंटरनल कंट्रोल्स लगाने हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज पर FRF प्रिपेयर करना है, आपके ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन देनी है, आपका ऑडिटर अगर उससे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगता है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके साथ साथ अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देनी है टू द पीपल विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर जब ये प्री कंडीशन एस्टैब्लिश हो जाएंगी और आपके ऑडिटर को लगता है कि मेरी मैनेजमेंट और मेरे बीच में ऑडिट टर्म्स को लेकर क्या है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, तो वो एक्सेप्टेंस दे सकता है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि अगर एक्सेप्टेंस देने से पहले आपकी मैनेजमेंट आपके ऑडिटर के स्कोप को लिमिट करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे नंबर 20 कहता है अगर ये लिमिटेशन ऐसी है कि आपके ऑडिटर को बिलीफ है, उसको लगता है कि इस लिमिटेशन की वजह से मैं अल्टीमेटली डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ही देने वाला हूं, मतलब मैं ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाऊंगा,
तो ये पॉइंट कहता है ऐसे ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही मत करो। जब तुम्हें पता है कि तुम डिस्क्लेमर दोगे, एक्सेप्ट ही मत करो, राइट। एमसीक्यू में आ सकता है, एक आधा पॉइंट बन के कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर आता है, ऊपर हमने बोला कि आपका ऑडिटर और आपकी मैनेजमेंट के बीच इंगेजमेंट के टर्म्स को लेकर क्या होनी चाहिए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग आएगी कैसे, तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग आती है जब आपका ऑडिटर आपकी मैनेजमेंट को इंगेजमेंट की एक्सेप्टेंस देता है। वो एक्सेप्टेंस कैसे देता है, इंगेजमेंट लेटर के थ्रू देता है, या फिर कोई और सूटेबल फॉर्म है आपके किसी और फॉर्म में, लेकिन वो फॉर्म कैसी होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए, उस वे में वो कम्युनिकेट करता है अपनी एक्सेप्टेंस। एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो इंगेजमेंट लेटर जिसके थ्रू आपका ऑडिटर एक्सेप्टेंस देगा क्लाइंट को, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। उसके अंदर इंक्लूड होता है कि आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपके ऑडिट को करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट के स्कोप में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। मतलब आपका ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो वो किन किन एरियाज की ऑडिट करेगा, उसका स्कोप क्या होगा। उसके साथ साथ आपकी एंटिटी के ऊपर कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होता है, ये भी उस एंगेजमेंट लेटर के अंदर लिखा जाता है कि क्या आपकी मैनेजमेंट ने एएस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, इंड एस के हिसाब से बनाई। उसके साथ साथ अगर आपकी मैनेजमेंट चाहती है कि किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में मेरी रिपोर्ट हो, तो उस फॉर्म की रेफरेंस भी यहाँ पे दी जाती है। ओके तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंगेजमेंट लेटर के कंटेंट क्या क्या होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर पॉइंट, अच्छा क्या मान लो पिछले साल भी हम ही ऑडिटर थे, हमने पिछले साल इंगेजमेंट लेटर बनाया, उस इंगेजमेंट लेटर के अंदर हमने टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट इंक्लूड करे और इस साल भी हम ही ऑडिटर हैं, तो क्या अब हम फिर से क्या करें, दोबारा से इंगेजमेंट लेटर बनाएं। मतलब अगर ये रिकरिंग ऑडिट है, बार बार हो रही है, तो क्या हम हर साल एक नया इंगेजमेंट लेटर बनाए, या फिर क्या हमें जो हमारे टर्म्स थे इंगेजमेंट के उसको इस साल रिवाइज करें। तो वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस पे। मतलब अगर कोई तुम्हारे टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में रिवीजन हुई है तो तुम अपना रिवाइज कर सकते हो टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऑडिटर को ऐसा लगता है कि जो मैंने इनिशियल टर्म्स थे हमारे एंगेजमेंट के, जो मैंने आपकी मैनेजमेंट को बताया था, मैनेजमेंट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने की, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल्स लगाने की, मैनेजमेंट उसको भूल चुकी है, एंड ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिमाइंड द एंटिटी अबाउट द एग्जिस्टिंग टर्म्स। इन दैट केस वो आपको क्या दे सकता है, वो रिवाइज कर सकता है आपके टर्म्स को, या एक नया एंगेजमेंट लेटर इशू कर सकता है। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन कौन से वो रीजंस होते हैं जहां पे आपके एंगेजमेंट टर्म्स रिवाइज किए जा सकते हैं। नंबर 1, अगर कोई इंडिकेशन है कि एंटिटी ने मिसअंडरस्टैंड करे हैं आपके ऑडिट के स्कोप को और ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को, तो उस केस में आपका ऑडिटर रिवाइज करेगा टर्म्स को या फिर नया एंगेजमेंट लेटर देगा। दूसरा, अगर आपकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ही चेंज हो गए हैं, फीस चेंज हो गई है, या आपका स्कोप का पॉइंट भी होगा आगे यहाँ पे, या आपका स्कोप चेंज हो गया, मतलब फॉर वट एवर रीजन, जो हमने ऊपर टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट देखे थे कि आपके एंगेजमेंट लेटर के अंदर क्या क्या टर्म्स आते हैं, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्कोप क्या है, अगर इनमें से कोई भी चेंज आया है तो भी वो एक रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर इशू करेगा। अगर आपकी सीनियर मैनेजमेंट ही चेंज होगी, मतलब जिन लोगों को आपने बताया था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो लोग ही बदल गए, तो आपको दोबारा बताना पड़ेगा ना नए लोगों को। तो अगर आपकी सीनियर मैनेजमेंट चेंज होगी, या फिर आपकी ओनरशिप चेंज होगी, राइट, या आपके बिजनेस का नेचर चेंज हो गया, पहले काम करते थे स्टील में अभी चले गए हो तुम आयरन में, या फिर तुम्हारा साइज चेंज हो गया है बिजनेस का, राइट, अगर साइज चेंज होगा तो तुम्हारे ऑडिट का स्कोप भी चेंज होगा, तो तुम्हें अपने टर्म्स को रिवाइज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तुम्हारी एंटिटी के ऊपर लगता था, ऊपर बताया था ना एंगेजमेंट लेटर में कि तुम्हारे एंटिटी के ऊपर कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, वो भी हमें ऊपर अपने एंगेजमेंट लेटर में कवर किया था। तो अगर वही चेंज हो गया, पहले एएस लगता था अब इंडेस लगता है, इस चेंज की वजह से भी तुम्हें अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करने पड़ते हैं, या फिर एक नया एंगेजमेंट लेटर इशू करना पड़ता है। उसके साथ साथ अगर कोई और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल होती थी, उसमें कोई चेंज आया है तो भी तुम रिवाइज करोगे, या फिर कोई नई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अब एप्लीकेबल होगी है, पहले नहीं होती थी, तो भी तुम्हें अपने एंगेजमेंट लेटर के टर्म्स को रिवाइज करना पड़ेगा, या नया एंगेजमेंट लेटर तुम वहाँ पे इशू कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये है, देखो ये सिचुएशन है,
और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ऐसी है, मैनेजमेंट कहती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एंगेजमेंट। अगर वो पहले कह रही है बात तो हमने ऊपर देखा क्या बात, कि मैं अपनी एंगेजमेंट के टर्म्स को चेंज करना चाहती हूँ। मतलब अगर ऐसा चेंज ऐसा है कि आपके ऑडिटर के स्कोप के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग रही है, राइट, और अगर आपकी मैनेजमेंट आपके ऑडिटर के स्कोप के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है बिफोर द एक्सेप्टेंस, तो ऊपर हमने देखा कि उसको ऐसे एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करना। ये पॉइंट क्या है कि अगर आपकी मैनेजमेंट आपके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को चेंज करना चाहती है, उस केस में क्या आपके ऑडिटर को इस एंगेजमेंट के टर्म्स में जो चेंज आ रहा है, क्या उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कहता है, जनरल सा रूल है, सिंपल सा रूल है कि ऑडिटर जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चेंज को, जब तक कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर मैनेजमेंट जिस वजह से बोल रही है मुझे चेंज करना है, वो वजह ऑडिटर को रीजनेबल नहीं लगती है, तो वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे दो सिचुएशन बनती है। नंबर 1, अगर मैनेजमेंट ने जिस रीजन को दिया आपके ऑडिटर को वो रीजनेबल लगा, मतलब मैनेजमेंट जो टर्म्स प्रपोज कर रही है आपका ऑडिटर उन टर्म्स के साथ अग्री कर रहा है, फिर तो कोई भी इश्यू नहीं है। उस केस में तो आप एक नया एंगेजमेंट लेटर बना लो और जो भी आपके नए टर्म्स है वहां पे तुम उसमें रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर आपका ऑडिटर अग्री नहीं करता है मैनेजमेंट के नए टर्म्स के साथ और आपकी मैनेजमेंट भी नहीं मान रही है कि मैं पुराने टर्म्स के साथ ऑडिट कराऊंगी, इसका मतलब मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में एक डेडलॉक आ गया है। अब डेडलॉक की वजह से आपका ऑडिटर आगे ऑडिट कर नहीं पाएगा। उस केस में स्टैंडर्ड कहता है जब तुम ऑडिट ही नहीं कर पाओगे, विड्रॉ कर दो ऑडिट एंगेजमेंट से, और साथ साथ में विड्रॉल देने से पहले ये देखना कि कहीं कोई लॉ रेगुलेशन तुम्हारे ऊपर कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं लगाता रिपोर्टिंग की। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा मन किया मुंह उठा के तुम अपनी एंगेजमेंट से रिजाइन करके चले गए। फॉर एग्जांपल मान लो तुम इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट कर रहे हो या बैंकिंग कंपनी की ऑडिट कर रहे हो, तो उस केस में तुम्हारे ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है, क्या तुम्हारे ऊपर कोई रिक्वायरमेंट लगाता है कि विदड्रॉल देने से पहले मुझे भी बताओ कि क्या रीजन है विड्रॉल देने का। तो पहले तुम अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखना, उसके बाद यू कैन विड्रॉ, राइट। तो बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड था एसए नंबर 210। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एसए नंबर 230। एसए नंबर 230 बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन होती क्या है, डॉक्यूमेंटेशन ये रिकॉर्ड्स हैं। क्या है, रिकॉर्ड्स हैं। किस चीज के रिकॉर्ड्स, जो भी ऑडिट आपके ऑडिटर ने करी उसके रिकॉर्ड्स, आपके ऑडिटर ने जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे उसका रिकॉर्ड है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके उसको जो भी ऑडिट एविडेंसेस मिले उसका रिकॉर्ड है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, और जो उसने उन ऑडिट एविडेंसेस के बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ करे उसका रिकॉर्ड है आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 3 चीज़ों का रिकॉर्ड है। नंबर 1, उसने कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, उन ऑडिट प्रोसीजर से उसको कौन से ऑडिट एविडेंसेस मिले, और उन ऑडिट एविडेंसेस को बेस बनाकर उसको कौन कौन सी कंक्लूजन मिली। इन तीनों चीज़ों के रिकॉर्ड को कहते हो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, राइट। उसके बाद आता है यार ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करने के बेनिफिट क्या हैं, राइट। तो नंबर 1, कुछ बेनिफिट होते हैं आपके इंगेजमेंट टीम के लोगों को। पहला बेनिफिट, ये आपकी इंगेजमेंट टीम के लोगों को हेल्प करता है इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। कैसे, मान लो पिछले साल भी आपने ये ऑडिट करी, इस साल भी आप ही ऑडिट कर रहे हो, तो पिछले साल भी आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे होंगे, पिछले साल भी आपने एसए नंबर 315 में एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी होगी, उसके इंटरनल कंट्रोल्स को समझा होगा। तो इस साल जब तुम अपनी ऑडिट की प्लानिंग करोगे तो तुम्हें पहले से पता होगा कि एंटिटी के किस एरिया में आपके इंटरनल कंट्रोल्स वीक थे, तो तुम अपनी ऑडिट को बेटर वे में प्लान कर पाओगे। तो जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो आपके इंगेजमेंट टीम के जो मेंबर्स हैं जो ऑडिट करने जाते हैं उनको हेल्प करती है इन दी प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग दी ऑडिट। दूसरा बेनिफिट, जो इंगेजमेंट टीम का मेंबर रिस्पॉन्सिबल है रिव्यू के लिए, मतलब कि एक आपके जूनियर एसोसिएट होते हैं जो काम करते हैं, उसके बाद उनके सीनियर एसोसिएट होते हैं जो उनके किए हुए काम का रिव्यू करते हैं। तो जो काम का रिव्यू कर रहा है उस टाइम पे वो आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को यूज करता है। कैसे, काम कौन करके आया, जूनियर एसोसिएट, उसने कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, इसका रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो सीनियर एसोसिएट उन डॉक्यूमेंटेशन को यूज करता है
आपके जूनियर एसोसिएट के किए हुए काम को। तो इंगेजमेंट टीम के मेंबर, वो मेंबर जो रिस्पॉन्सिबल है किए हुए काम को रिव्यू करने के लिए, उसको हेल्प करता है डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू में। तीसरी बात, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में हेल्प करता है। किसने क्या काम किया, मेरी इंगेजमेंट टीम के मेंबर, रेवेन्यू में कौन इन्वॉल्व था, इन्वेंटरी किसने चेक करी, सो ऑन कैश किसने चेक किया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करती है आपकी डॉक्यूमेंटेशन, राइट। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, फ्यूचर ऑडिट में भी ये हेल्प करता है। मैंने फ्यूचर ऑडिट का ही एग्जांपल देके आपको अभी बताया कि आपके इंगेजमेंट टीम के लोगों को कैसे हेल्प करती है आपकी ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये सिर्फ इतनी हेल्प नहीं करती, अगर बाद में जाके अगर आपकी इंस्पेक्शन हो जाती है ऑडिट की, राइट, या इंस्पेक्शन दो वे से हो सकती है, या तो एक्सटर्नल इंस्पेक्शन होगी या तो इंटरनल इंस्पेक्शन। कोई लॉ या रेगुलेशन अगर इंस्पेक्शन करवाता है, मतलब कंपनीज एक्ट में अलग अलग जगह पे प्रोविजन है जहाँ पे इंस्पेक्शन हो सकती है, तो उस केस में अगर आपकी ऑडिट फर्म के ऊपर बात आती है या आपकी ऑडिट फर्म की ही इंस्पेक्शन हो रही है, तो उस केस में आप इसको एज अ एविडेंस भी यूज़ कर सकते हो। मतलब आपके पास रिकॉर्ड होगा, आप उसको अपना सपोर्ट सिस्टम के वे पे यूज़ कर सकते हो कि देखो मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो ये ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे थे, मेरे तो ये एविडेंसेस थे और मैंने इन एविडेंसेस की बेसिस पे ये कंक्लूजन दी है। तो ये इंस्पेक्शन में भी हेल्प करती है। और इंटरनल इंस्पेक्शन करवाता है आपका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू बोर्ड, जिसको आप फाइनल में जाके पढ़ते हो। ओके, सो आपके क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इतना डिस्कस कर लिया। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट कंसेप्ट, वो है कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। मेरे ऑडिटर को किस एक्सटेंट तक डॉक्यूमेंटेशन करनी है, किस नेचर की डॉक्यूमेंटेशन करनी है, वो कैसे डिसाइड करेगा। पहला, वो डिपेंड करेगा कि आपकी एंटिटी का साइज कितना है। जितनी बड़ी एंटिटी उतने ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स, उतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी है, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन उतनी ज़्यादा इंक्वायरी, उतने ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स, जितनी ज़्यादा इंक्वायरी, जितनी ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स, उतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहला फैक्टर क्या आया, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी क्या है। दूसरा, किस नेचर के ऑडिट प्रोसीजर्स मेरे ऑडिटर ने परफॉर्म करे, इससे भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन इन्फ्लुएंस होती है। तीसरा, मेरे ऑडिटर ने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना आइडेंटिफाइड किया, किस टाइप का रिस्क है, किस एरिया में रिस्क है, इससे भी डॉक्यूमेंटेशन इन्फ्लुएंस होगी। डिस्कस नहीं कर पाऊंगी एग्जांपल देके क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ ऑडिट एविडेंसेस जो ऑब्टेन कर रहा है वो, उसकी सिग्निफिकेंस उसके ओपिनियन के लिए कितनी है, उससे भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन इफेक्ट होती है। ओके, मतलब जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट वो एविडेंसेस होगा, वो पर्टिकुलर एविडेंस होगा, उसकी कंक्लूजन के लिए उतनी ही ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होगी। उसके साथ साथ कहता है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन। अगर आपके ऑडिटर को एक्सेप्शंस मिली हैं, कोई डेविएशन मिली है, किस नेचर की डेविएशन है, किस टाइप की एक्सेप्शन है, वो भी डॉक्यूमेंटेशन को इन्फ्लुएंस करती है। उसने मेथड कौन से यूज़ करे हैं, किस टूल की हेल्प से उसने ऑडिट करी है, इससे भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन अफेक्ट होती है। तो ये सारे रीजंस है जिससे आपकी डॉक्यूमेंटेशन अफेक्ट होती है। मेथड्स एंड टूल यूज्ड फॉर ऑडिट एंड ऑल्सो मेथड एंड टूल यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन से भी आपकी एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अफेक्ट होता है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कौन कौन से मैटर्स आपके ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करने चाहिए, सिग्निफिकेंट मैटर्स जिसकी उसको डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए। ऐसे नंबर 230, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स है ये, मतलब इसके अलावा भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हो सकते हैं जिसकी डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है। ये एग्जाम्पल्स हैं, तो ये इसको आप कह सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1, जब उसने रिस्क की आइडेंटिफिकेशन करी, ऐसे नंबर 315 में, तो कौन सा रिस्क ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट रिस्क है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा, ऑडिट करते वक्त क्या उसको कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी मिली, जैसे कि मैनेजमेंट से मांगी उसने डॉक्यूमेंट, मैनेजमेंट से मांगी उसने इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट ने नहीं दी उसको डॉक्यूमेंटेशन, नहीं दी इन्फॉर्मेशन, तो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, उसको क्या करनी पड़ेगी, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद कहता है जो उसके रिजल्ट्स हैं ऑडिट प्रोसीजर्स के, क्या उन रिजल्ट से उसको ऐसा लगता है कि कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, कोई ऐसी सर्कमस्टांस है जो इंडिकेटिव है मटीरियल मिस स्टेटमेंट का, तो उसको डॉक्यूमेंटेशन उसकी करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ
अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जिसकी वजह से जो आपके ऑडिटर की इनिशियल अंडरस्टैंडिंग थी रिस्क को लेकर उसमें रिवीजन आती है, तो आपके ऑडिटर को उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, राइट। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स है, इंपॉर्टेंट मैटर्स है जिसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके ऑडिटर को करनी पड़ेगी। दीज आर एग्जाम्पल्स, प्योर एग्जाम्पल्स। इससे ज़्यादा भी कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स हो सकते हैं जिसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके ऑडिटर को करनी पड़ सकती है, बट आपको ये याद करने हैं। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट मैटर, जब आपका ऑडिटर ऑडिट कर लेगा उसकी जो भी फाइंडिंग्स होंगी, जो भी ऑडिट एविडेंसेस होंगे, अगर वो फाइंडिंग्स ऐसी हैं जिन फाइंडिंग्स की वजह से आपका ऑडिटर मॉडिफाई कर रहा है अपने ओपिनियन को, वो भी एक सिग्निफिकेंट मैटर है, इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन आपका ऑडिटर करेगा, राइट। उसके बाद आता है फिर से एक एग्जांपल, वो सर्कमस्टांसेस जहां पे आपका ऑडिटर जो उसने हमने अभी देखी ऐसे नंबर 200 में किस किस एरिया पे वो प्रोफेशनल जजमेंट लेता है, उन जजमेंट की उसको क्या करनी है, डॉक्यूमेंटेशन। क्वेश्चन समझो, एग्जाम्पल ऑफ द सर्कमस्टांसेस दैट रिक्वायर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। अभी हमने ऐसे नंबर 200 में देखा कि किस किस एरियाज में उसको प्रोफेशनल जजमेंट लेनी है, मटीरियलिटी, एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, राइट, और उसके बाद जो भी उसकी कंक्लूजन थी। तो जब उसने वो प्रोफेशनल जजमेंट ली, उन प्रोफेशनल जजमेंट को वो कौन कौन से एरियाज हैं जिसकी उसको डॉक्यूमेंटेशन करनी है। अगेन दीज आर एग्जाम्पल्स। ओके, नंबर 1 सिग्निफिकेंट मैटर्स। आपके हमने ऊपर देखा भी कि उसको सिग्निफिकेंट मैटर्स की डॉक्यूमेंटेशन करनी है। ये कह रहा है आपका ऑडिटर इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा कि कोई एक पर्टिकुलर मैटर सिग्निफिकेंट मैटर है, ये उसका प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है, लेकिन उसने कुछ तो अजम्पशन ली होगी, कोई तो सर्कमस्टांसेस इवेल्युएट करे होंगे, तो किस रीजन की वजह से, क्या वो रैशनल है, वाई एन ऑडिटर वुड कंसिडर, कि आपके ऑडिटर को लगता है कि कोई भी एक इंफॉर्मेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट मैटर है। दूसरा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट। आपका ऑडिटर कैसे कंसिडर कर रहा है कि जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आपकी मैनेजमेंट ने लिए हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त, वो अकाउंटिंग एस्टिमेट रीजनेबल हैं। ओके, उसके साथ साथ ऑथेंसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। आपका मैनेजमेंट, आपका ऑडिटर इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंच रहा है कि आपकी मैनेजमेंट जो ट्रांजैक्शन कर रही है वो ऑथेंटिक ट्रांजैक्शन है, राइट। मतलब आपका ऑडिटर ने किस रीजंस पे, किस बेसिस पे ये डिसाइड किया कि मैनेजमेंट जो एविडेंसेस प्रोवाइड कर रही है, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है वो रिलायबल है, मैनेजमेंट की हुई ट्रांजैक्शन ऑथेंटिक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, यहाँ पे आपके ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व होती है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जिसकी डॉक्यूमेंटेशन आपका ऑडिटर करेगा। यहाँ पे जो हमने ऐसे नंबर 200 में जो बाकी भी देखे हैं ना कि उसने कौन कौन से एनटीई डिसाइड करे, कौन कौन से उसने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, आप वहाँ से भी एक आधा पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कंप्लीशन मेमोरेंडम। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। इनफैक्ट जितने भी ऐसे नंबर 230 के कंसेप्ट है सारे ही इंपॉर्टेंट है। कंप्लीशन मेमोरेंडम होता क्या है, ये समरी है जो भी आपके ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, जो भी ऑडिट एविडेंसेस उसने ऑब्टेन करे और जो भी उसकी कंक्लूजन है। सिंपल बोल लूँ, डॉक्यूमेंटेशन तो रिकॉर्ड है पूरा का पूरा, पर अगर उसी डॉक्यूमेंटेशन की मैं समरी बना दूं तो वो क्या है, कंप्लीशन मेमोरेंडम। फिर कहता है ये कंप्लीशन मेमोरेंडम की ज़रूरत क्या पड़ी, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंप्लीशन मेमोरेंडम। नंबर 1, ये हेल्प करता है इंस्पेक्शन और रिव्यू में, क्योंकि एक तो आपके पास पूरा का पूरा डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन है, पूरी फाइल बनती है कंप्यूटर सिस्टम्स में, पूरा रिकॉर्ड होता है। दूसरा आपका क्या है, एक समरी है, स्पेशली इन केस ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। हमने ऊपर देखा कि जितना ज़्यादा साइज़ होगा, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो उस केस में समरी हेल्प करती है रिव्यू करने में, इंस्पेक्शन करने में। दूसरा, ये हेल्प करती है आपके ऑडिटर को ये कंसिडर करने में कि जो भी ऑब्जेक्टिव किसी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ने आपके ऊपर लगाए, क्या आपका ऑडिटर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाया। और हमने इस पॉइंट को ऐसे नंबर 200 में देखा कि क्या अगर कोई ऐसा नॉन अचीवमेंट थी किसी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव की, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऐसे नंबर 200 सेट कर रहा है, उसको अगर आपका ऑडिटर अचीव नहीं कर पा रहा है, तो उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन, ये जो कंप्लीशन मेमोरेंडम है उसकी समरी हेल्प करती है। ओके, फिर आता है आपका ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल क्या होती है, जो भी आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है उनको अगर आप फोल्डर्स में रख दो, 1 और मोर फोल्डर्स जिसके अंदर क्या होते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन।
ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को फाइल में रखना, फिजिकल फॉर्म में ऑडिट फाइल। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो फोल्डर बनाना इज व्हाट ऑडिट फाइल। तो क्या कह रहा है कि वन और मोर फोल्डर्स जिसके अंदर तुम्हारी डॉक्यूमेंटेशन है उसको कहते हैं ऑडिट फाइल। ये फिजिकल फॉर्म में हो सकती है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। अदर पॉइंट्स यहाँ से एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से? कितने टाइम के लिए आपको, नहीं सबसे पहले कि कितने टाइम के अंदर आपको इस फाइल को मेंटेन करना है। तो मैक्सिमम पीरियड क्या है? जब आपकी ऑडिटर की रिपोर्ट बन जाएगी उसके 60 दिन के बाद तक आप अपना मैक्सिमम पीरियड है, मतलब जहाँ पे मान लो 31 मार्च तो नहीं, 31 मई को तुम्हारी ऑडिटर की रिपोर्ट की डेट है, इसके 60 दिन के अंदर, मतलब आपकी रिपोर्ट के 60 दिन तक आपको क्या करनी है? अपनी फाइल को मेंटेन करना है। कहता है कि एक बार जो तुमने इन्फॉर्मेशन अपनी फाइल के अंदर लिख दी, जिस चीज़ को अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बना लिया, उसमें तुम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पे चेंज करना अलाउड है। यहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनता है। कैसे? अगर तुमने किसी डॉक्यूमेंटेशन को सुपरसीड किया है या डिलीट किया है, ठीक है, तो वहाँ पे चेंज अलाउड है। तुम सॉर्टिंग कर सकते हो, क्रॉस रेफरेंसिंग कर सकते हो, चेंज अलाउड है। कंप्लीशन चेकलिस्ट के ऊपर साइनिंग कर सकते हो, दैट इज अलाउड। उसके साथ साथ जो ऑडिट एविडेंसेस तुमने पहले ऑब्टेन करे थे और पहले ही वो डिस्कस हो चुके हैं, मतलब ऑडिटर रिपोर्ट के पहले ही वो डिस्कस हो चुके हैं, पहले रिपोर्ट बनने से पहले तुमने उसको ऑब्टेन किया था बट सिर्फ अपनी फाइल में नहीं लगाए थे, उसको अब लगा सकते हो। तो ये चेंजेस आर अलाउड। उसके बाद आता है कि ओनरशिप किसकी है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपके ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, उसका मन है मे, तो ऑडिटर मे गिव द एक्सट्रैक्ट टू द क्लाइंट। मतलब अगर आपका क्लाइंट उससे बोलता है कि मुझे आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो अगर आपका ऑडिटर चाहे तो मना कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसका राइट है, उसका मन है तो वो कुछ कॉपी निकाल के दे सकता है, एक्सट्रैक्ट दे सकता है, अदरवाइज आपका क्लाइंट फोर्स नहीं कर सकता। सो दिस वॉज योर एसे नंबर 230। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मुझे लगता है ये क्लास फिर भी पहुंच गई होगी 30 से लेकर 40 मिनट तक आराम से, बट इससे कम टाइम में कोई भी इन चीज़ों को कवर करा रहा है तो क्वालिटी बिल्कुल 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 वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ठीक है, क्योंकि अगर 30 मिनट की एक क्लास है तो दैट मीन्स यू आर गिविंग 10 मिनट्स टू अ स्टैंडर्ड विच इज़ नथिंग। 10 मिनट में तो माहौल भी नहीं बनता। ठीक है, और अगर 40 मिनट की है तो डिवाइड कर लो 3 से। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल। हैव अ ग्रेट डे और नाइट, जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो इफ़ यू कैन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैव नॉट, एंड कमेंट इफ़ यू वांट टू। बाय बाय।